कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हो चली है। आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में सॉइल हेल्थ कार्ड पर 1 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च करने का बजट तय किया गया है। इसमें केंद्र सरकार की ओर से 54,21,000 रुपए दिए जाएंगे, जबकि शेष राशि का वहन झारखंड सरकार करेगी। राज्य में कुल 1,15,000 मृदा सैंपल लिए जाएंगे और इसके लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार किया जाएगा। बीते दिनों उपायुक्त मनोज कुमार ने जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अविलंब कृषि और पशुपालन पर आधारित नई योजनाओं को तैयार करने का निर्देश दिया है। इसमें वृक्षारोपण, बकरी पालन, सूकर पालन, मुर्गी पालन और गाय पालन जैसे कार्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर अतिशीघ्र तैयार करें ताकि बरसात में भी काम किया जा सके। उपायुक्त ने जोर देते हुए कहा कि इन योजनाओं में कोई भी गांव छूटने न पाए। किसान भाई, आप अपने खेत में कोई भी फसल लगाने से पहले मिट्टी जांच कराएं और उसका रिपोर्ट सॉइल हेल्थ कार्ड में दर्ज करवाएं। फसल से अच्छी उपज लेने के लिए मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों की वर्तमान उपलब्धता की जानकारी बहुत जरूरी है। अभी सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के तहत किसानों को मिट्टी जांच करवाने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है। राज्य के किसान इसका लाभ उठाएं। सॉइल हेल्थ कार्ड का बहुत जरूरी है जी किसान भाइयों। तो सॉइल हेल्थ कार्ड से हमें पीएच, उसमें ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम, ये अगर चीज़ मिल जाता है, कहीं से टेस्ट करा के मिल जाता है, तो आपका मिट्टी पता चलेगा कि आपका बैलेंस जो मिट्टी है सॉइल बैलेंस है या नहीं है, उससे पता चलेगा। अगर इसमें कोई गड़बड़ी है तो उसी हिसाब से आपका रिकमेंडेशन आएगा। तो कौन सा आपका उसमें जैविक खाद डालना होगा, अगर जैविक मात्रा कम है तो जैविक खाद डालना होगा, नाइट्रोजन कम है तो नाइट्रोजन की मात्रा डालना होगा, फास्फोरस, उसी हिसाब से अलग अलग उसमें खाद हमें डाल के बैलेंस करना होगा, तब जाके हमारा फसल का पैदावार बढ़ेगा। राज्य के जो किसान राजमूंग यानी राइस बीन की खेती करना चाहते हैं, वो मध्य जून से मध्य जुलाई तक बुआई का काम संपन्न कर लें। राइस बीन के बेहतर उत्पादन के लिए किसान RBL1 नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। राइस बीन की बुआई में 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। बीज को 4 से 6 सेंटीमीटर की गहराई में लगाएं और कतार से कतार के बीच 30 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज के लिए झारखंड के लिए अनुशंसित प्रभेद RBL1 लगाएं। यह प्रभेद लगभग 116 दिन में पककर तैयार हो जाता है। इसकी उपज क्षमता औसतन 15 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। खेतों का दुरुस्त और मजबूत मेड़ ही अच्छा जल जमाव सुनिश्चित करता है। राज्य के किसान अपने खेतों में मेड़ बनाने के लिए कृषि उपकरण बंड फार्मर की सहायता ले सकते हैं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2100 रुपए से 2300 रुपए, चावल मध्यम 2450 रुपए से 2650 रुपए, चावल उत्तम 3600 रुपए से 4400 रुपए, गेहूं 1650 रुपए से 1850 रुपए, चना 3100 रुपए से 3300 रुपए, दाल अरहर 6600 रुपए से 7300 रुपए, दाल मसूर 6500 रुपए से 7000 रुपए, दाल चना
3,400 रुपए से 3,800 रुपए, सरसों तेल 8,700 रुपए से 9,700 रुपए, चीनी 3,100 रुपए से 3,200 रुपए, आलू 900 रुपए से 1,500 रुपए और प्याज 1,800 रुपए से 2,200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहनों, कृषि समाचार में हमने देखा मौसम, मंडी और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई तमाम तरह की खबर और जानकारी। आगे हम आपको जो जानकारी दें उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई आज हम किसान भाई बहनों को किस चीज़ की जानकारी दिलाने वाले हैं, जरा उसके बारे में बताइए। आज जो है सो समेकित कृषि प्रणाली यानी कि समन्वित कृषि प्रणाली के बारे में हमारे विशेषज्ञ आपको बताएंगे, लेकिन बागवानी के संदर्भ में कि बागवानी फसलों की खेती की जाए तो इसमें कैसे समेकित कृषि प्रणाली के अंतर्गत भी पशुधन की क्या उपयोगिता है, पशुपालन की क्या भूमिका है और पशुपालन करें तो किन बातों का ख्याल रखें और सबको मिलाकर के कैसे हम समन्वित कृषि प्रणाली बागवानी खेती के तहत करें। जानकारी लेते हैं विशेषज्ञ डॉक्टर BK झा से। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, हम अपने कार्यक्रम में आपको कई तरह की जानकारी देते हैं कृषि से संबंधित। इसी कड़ी में हम आज आपको जानकारी देंगे कि बागवानी और समेकित कृषि में पशुधन की उपयोगिता किस तरह से है। चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जैसे हमने आज चर्चा का विषय रखा है कि बागवानी और समेकित कृषि में पशुधन की उपयोगिता, तो सबसे पहले कृषि कार्यों में पशुधन की उपयोगिता किस तरह से है, जरा इसके बारे में किसानों को बताएं। किसान भाइयों, खास करके जो हम सब आज चर्चा कर रहे हैं बागवानी में समेकित कृषि प्रबंधन में पशुधन की उपयोगिता, इसको यूँ समझा जाए कि चूंकि समेकित कृषि प्रबंधन में अगर पशुधन आप नहीं रखते हैं तो आपकी समेकित कृषि प्रणाली अधूरी रह जाती है। खास करके आज के परिवेश में जो हमारी मिट्टी की जो हमारी उर्वरक क्षमता जो ह्रास हो रही है, कमी आ रही है और ये हमारी टिकाऊ कृषि की तरफ नहीं जा रही है, उसमें बहुत बड़ा कारण यह है कि हमें कहीं ना कहीं कृषि में हमने पशुधन की उपयोगिता को कहीं न कहीं हमने खोया है। तो इसके खास करके हम पशुधन की बात करेंगे तो पशुधन हमारे तरह से दोनों तरफ से काम आते हैं। एक तो उनकी उत्पाद जो आती है वो हमारे काम की आती है, जिसका हम सेवन करते हैं और उसका हमें मूल्य वृद्धि भी हमें उसका हमें फायदा भी मिलता है, और साथ में जो उसके जो हमारे अवशेष आते हैं, जैसे हमारे उसके गोबर की खाद गोबर आती है, तो उसके इतने तरह के उत्पाद हमारे बनाए जाते हैं जो कि हमारे खेती में सीधी तौर पर इस्तेमाल होते हैं। दूसरी चीज़ें यह है कि आपका जैसे ही आपने समेकित कृषि प्रबंधन में अगर पशुधन आपने नहीं रखा है तो आपकी आमदनी भी कहीं ना कहीं कटौती होती है। और सबसे बड़ी बात जो हम इसमें जो खादों की बात करते हैं, मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाए रखने की बात करते हैं, मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए रखने की बात करते हैं, या हम विभिन्न तरह के रासायनिकों का हम जो उपयोग करते हैं तो उसकी कमी अगर हो सकती है और हमारी मिट्टी में टिकाऊपन हो सकती है तो वो पशुधन के हमारे कृषि में उपयोग से ही हमारी यह सही हो सकती है, जो हमारी मिट्टी की क्षमता जो हम अगर समृद्धि करना चाहें तो। लेकिन जो किसान भाई सिर्फ खेती पे डिपेंडेंट है या चूँकि कहें कि आज के समय में वो मशीनी युग है, वो मशीनों पर निर्भरता उनकी ज़्यादा हो गई है, तो अगर वो पशुधन नहीं रखते हैं तो उनको किस तरह की मुख्य रूप की समस्याएं जो है चाहे ज़मीन से चाहे फसल से संबंधित उनको हो सकती है। किसान भाई, खास करके जैसे कि आप अगर पशुधन नहीं रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपके पास स्वाभाविक गाँव में यह देखा जाता है कि आप अपने खेतों में रासायनिक खादें आप भरपूर मात्रा में डालते हैं, क्योंकि वो आपको बाजार में इवन ऊंची कीमतों पे भी मिलता है, तो आप खरीद करके इसको अपने खेतों में डालते हैं और कितनी मात्रा में डालनी चाहिए नहीं डालनी चाहिए इसका भी आपका ख्याल नहीं रहता है और आप अंधाधुंध रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते जाते हैं।
तो निश्चित तौर पे जब आप रासायनिक खादों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो कहीं न कहीं मिट्टी की जो है रासायनिक संरक्षण और भौतिक स्ट्रक्चर है, तो वो निश्चित तौर पे वो आप जो है इम्बैलेंस करते हैं, असंतुलित होता है और उसकी मिट्टी की क्षमता, आपकी जो उपजाऊ क्षमता है वो कमती जा रही है, जो हमारे विभिन्न देश के या विभिन्न राज्यों में यह भी देखा जाता है। तो निश्चित तौर पे आप अगर पशुओं को रखते हैं तो आप से जो खादें, गोबर की खाद आती है, तो वो आप भरपूर मात्रा में अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास नहीं रहता है ऑप्शन, तो आप देखते हैं आपकी उपलब्धता नहीं रहती है या आप बहुत कम, जैसे 15 से 20 टन प्रति हेक्टेयर संचित मात्रा होती है, लेकिन आप उसको नहीं डालते हैं। दूसरी चीज़ें होती हैं कि जब आप इसको नहीं डालते हैं अपने खेतों में, तो इसकी जो क्षमता है, इसकी जो जल धारण की क्षमता है, जो हमारे जड़ों का विकास होता है, वह नहीं हो पाती। कॉम्पैक्टनेस हमारी मिट्टी में ज़्यादा हो जाती है। और जैसे कि आप अगर कभी इवन खरीफ मौसम में भी जब हमारी जब वर्षा में के स्पेल में अगर हम ज़्यादा अंतर हो जाता है तो मिट्टी में दरारें पड़ने लगती हैं। तो अगर आपके मिट्टियों में अगर हमारे फार्म यार्ड मैन्योर जो है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है तो यह होने से रुकता है, क्योंकि उसमें जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। तो हमारी जो जल संरक्षण भी है वो भी आपका अधिक होता है जब हम इन जो गोबर की खादों का इस्तेमाल करते हैं। और खाद यही नहीं, आप उसके विभिन्न, जैसे मैंने कहा कि आप गोबर की खाद जो आप कर रहे हैं तो उसमें आप वर्मी कंपोस्ट भी तैयार कर सकते हैं। जितने भी खरपतवार आपके खेतों से निकल के आ रहे हैं, जो भी घर के अवशेष आपके आ रहे हैं, जो भी मवेशियों को जो आप खिला रहे हैं उसके अवशेष आ रहे हैं, तो इन सबों को आप वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन में कर सकते हैं। जैसे आप यह आंकड़ा करें कि वर्मी कंपोस्ट जैसे हम उत्पादन करते हैं, तो अगर हम एसिनिया फोर्टिडा जो केचुआ होता है उसकी 1 ग्राम वजन होती है, और किसान भाइयों 1 क्यूबिक मीटर में आप इसके 1000 डालते हैं, और 1 केचुआ एक दिन में जो है वो 1 ग्राम पैदा करता है। तो इस तरह से सोचिए कि प्रति स्क्वायर मीटर प्रति क्यूबिक मीटर आपका जो है वो आप 1000 केचुआ जो है 1 किलो खाद आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रहा है। तो निश्चित तौर पे यह एक तरह से आपके घर पे ही उत्पादन हो रहा है, और यह जो पशुधन है उसके ही आपके बाई प्रोडक्ट से हो रहा है। तो आपके पास यह अपॉर्चुनिटी होती है आपके पास कि आप उसको वर्मी कंपोस्ट की भी अच्छी आप तैयार कर रहे हैं, फार्म यार्ड मैन्योर तैयार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है किसान भाइयों, आज के जब हम वैज्ञानिक खेती की बातें करते हैं तो खास करके जो आप पशुधन आप करते हैं, तो पशुधन में क्या होता है, इसमें आपके पास जैसे गोबर भी आ रहे हैं, साथ में उसके काउ यूरिन भी आते हैं। तो यूरिन को भी आप बर्बाद ना होने दें, इस तरह का आप उसका पशुधन का घर बनाएं, इसमें एक स्लोप हो और एक जगह पीठ में या इकट्ठा होता रहे। तो इससे क्या होता है कि आपके पास जो काउ यूरिन आ रहे हैं उसमें भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की मात्रा रहती है। जैसे मैं कहूँ कि 1 टन अगर आपका फार्म यार्ड मैन्योर तैयार होता है तो उसमें आपका 5 से 8 किलो नाइट्रोजन, आपका 3 से 3.5 किलो आपका फास्फोरस और 5 से 6 किलो आपका पोटाश उसमें मिलता है। तो यह आपको मौलिक तौर पे मिल रहा है, और साथ में आपकी उर्वरक क्षमता को भी बढ़ा रहा है, जल धारण की क्षमता को बढ़ा रहा है, मिट्टी की संरचना को भी बना रहा है। और इस तरह से जो आपकी जो काउडंग है, और उसको फ्रेश काउडंग को आप अगर उनके यूरिन में मिला करके उसको, तो ये भी एक तरह से बहुत अच्छा लिक्विड मैन्योर का काम करता है, जो कि आप अपने फसलों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम टिकाऊ कृषि की बात करते हैं तो उसमें आपका पशुधन की उपयोगिता बहुत अधिक बढ़ जाती है। हाँ सर, आपने बहुत अच्छी तरह से बताया पशुधन की क्या उपयोगिता है खेती में, और हमारी सरकार भी चाहती है कि मिट्टी का स्वास्थ्य सुधरे, इसलिए लोगों से भी अपील की जाती है कि वो जैविक खेती की तरफ रुख करें। सर, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि आपने मिट्टी के स्वास्थ्य की बात करी, लेकिन जहाँ तक हमें जानकारी है कि पशुधन या गौमूत्र से कीटनाशक भी बनाए जा सकते हैं, जो कि उनके खेती के लिए, उनके उद्यानों के लिए काफ़ी लाभदायक हो। तो इसके बारे में कुछ हमारे किसान भाई बताएं। निश्चित तौर पे किसान भाई, जैसे कि आपकी हमारे मलमूत्र होते हैं जो आपके इसमें मीन्स पशुधन से प्राप्त होते हैं, तो यह भी उसका जो है आपको उसका मतलब ये अगर आप पौधे को इस्तेमाल करते होते हैं तो इसकी पौष्टिकता भी अच्छी रहती है, मिट्टी की क्षमता अच्छा रहता है। और ख़ास करके इसमें बहुत तरह के इसके मतलब जो हम तैयार करते हैं तो वह उसके कीट रोधक क्षमता भी इसमें विकास होती है, जो कि आपके पौधे को स्वस्थ रहता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी अगर मिट्टी स्वस्थ है, तो आपके पोषक तत्व प्रबंधन पर्याप्त है, तो आपकी फसल भी अच्छी प्राप्त होती है, जो कि जैविक कृषि में यह देखा जाता है। तो निश्चित तौर पे इससे आपको जो है अच्छी फसल प्राप्त होगी। तो किसान भाइयों, देखा आपने कि डॉक्टर साहब ने काफ़ी विस्तार से बताया कि हमारी उद्यानिकी हो चाहे हमारे कृषि कार्य हो, उनमें पशुधन की उपयोगिता किस तरह से है, कैसे उनका महत्व है, उनके गोबर, उनके मूत्र या उनके और भी जो प्राप्त होते हैं पंचगव्य, उनका भी काफ़ी महत्व है। डॉक्टर साहब, इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाई नमस्कार। बहुत बढ़िया जानकारी, और जानकारी के बाद ये छोटा सा संदेश। अरे ओ सालू की माँ, आई जी आई, बस हो गया। अरे जल्दी करो, बहुत काम है। लीजिए, आपको तो हर समय जल्दी ही रहता है। अरे बाबा,
आज खेतों की जुताई भी करनी है और कई जगह फसलों पर दवा का छिड़काव भी करना है, समझी? है? अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक ठीक। ठहरो बाबा, जरूरी चीजें तो भूले ही जा रहे हो। जरूरी चीजें? अरे पगली, सब कुछ तो ले ही लिया है। ये रहा कीटनाशी, ये रही मशीन और ये रहा भोजन। और ये दस्ताना, मास्क और ये चश्मा। धत पगली, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है माँ, सुरक्षा के लिए। सुरक्षा के लिए? हाँ रामधन भैया, सालू ठीक कह रही है। जहरीले कीटनाशी के इस्तेमाल से पहले पूरी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसके छिड़काव से पहले शरीर को पूरी तरह से ढक लेना चाहिए, खास करके नाक, मुंह, आँख, ताकि विषैले कीटनाशी का दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर ना हो। हाँ, भोजन को कीटनाशी से हमेशा दूर ही रखना चाहिए। बाबा तुम चलो, मैं भोजन लेकर खेत पर आ जाऊंगी। अरे रामधन भैया, बिटिया तो बहुत समझदार है। आखिर किसान की बेटी जो हूँ चाचा। कुमार जी जोहार। जोहार। तो बताइए बगैर देर किए हुए कि आज क्या जानकारी हमारे किसान भाई बहनों को आप दिला रहे हैं? देखिए, हमारे किसान भाई खेती बाड़ी तो करते ही हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो अपने खेतों में वर्मी कंपोस्ट का उपयोग जरूर करें। वाह वाह, बहुत बढ़िया। देखिए किसान भाई बहन, आजकल हमारे पूरे देश में सबसे ज़्यादा जरूरी और मांग भी है, वक्त का भी और पूरे देश का भी, कि रासायनिक खाद के बनिस्पत जैविक खादों का इस्तेमाल करें। और जैविक खादों में सबसे महत्वपूर्ण है केंचुआ खाद यानी वर्मी कंपोस्ट। और जो किसान अपने खेत में वर्मी कंपोस्ट उत्पादन के लिए इकाई लगाना चाहते हैं या तैयार करना चाहते हैं, शायद आप इसी के बारे में। बिल्कुल, इसे बनाने की विधि क्या है और इसकी उपयोगिता क्या है, इस पर विस्तृत जानकारी के लिए हम आपको लिए चलते हैं अपने विशेषज्ञ के पास। और हमारी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रेशमा सिंधे। तो आइए जानते हैं उन्हीं से। किसान भाइयों जोहार। किसान भाइयों, आज हमारे साथ है विशेषज्ञ रेशमा सिंधे, जो हमें बताएंगे कि वर्मी कंपोस्ट क्या है, इससे क्या लाभ है और इसको किस तरीके से बनाया जाता है, इसके बारे में आपको विशेष जानकारी देंगे। तो हम अब सबसे पहले हमारे किसान भाई ये जरूर जानना चाहेंगे कि ये वर्मी कंपोस्ट क्या है, आप वो उसके बारे में हमें बताएं। वर्मी कंपोस्ट को भी ग्रामीण भाग में केचुआ खाद भी कहा जाता है। केचुआ खाद यानी जब केचुआ जो जैविक पदार्थ खाता है वो अपने पाचन तंत्र से उसको गुजरने के बाद, जो अपघटन होने के बाद जो मल स्वरूप में निकलता है, उसको हम केचुआ खाद कहते हैं। वो काला रंग का, गाढ़ा काला रंग का होता है, दानेदार होता है और चाय पत्ती जैसा दिखता है। वो अपने केचुआ खाद है कि फसलों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। ये तो हो गई वर्मी कंपोस्ट के बारे में। हम आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि वर्मी कंपोस्ट अगर हमारे किसान भाई इस्तेमाल करते हैं उससे क्या लाभ होता है, उसके बारे में भी बताएं। वर्मी कंपोस्ट में का जो लाभ है, वर्मी कंपोस्ट में मुख्य पोषक तत्व जैसे NPK के साथ ही सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व जो है आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक। इसके अलावा उसमें ग्रोथ हार्मोन्स और एंजाइम्स है जो फसल की वृद्धि में ज़्यादा लाभदायक होता है। जैविक वर्मी कंपोस्ट खाद का उपयोग से हमारी मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है। वैसे उसी तरह जल धारण क्षमता और वायु संचार में भी उस मिट्टी के वृद्धार होता है। उसके साथ ही हमें अपनी फसल में 15 से 20% ज़्यादा लाभदायक होता है या ज़्यादा फसल प्राप्त होती है। और केचुआ खाद के द्वारा से हमारी जो जीवाणु शक्ति होती है मिट्टी में, उसमें भी वृद्धि होती है। ये तो हुई लाभ के बारे में जो है आपने बताया। अब हमारे किसान भाई ये भी जान ले कि वर्मी कंपोस्ट अगर वो चाहते हैं बनाना तो किस तरीके से बनाएंगे, वो भी आप हमें बताएं। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले आप ऐसी जगह चुनिए जहाँ पे छाया आती हो, जहाँ पे ज़्यादा धूप ना हो, हवादार हो, ऐसी जगह चुनिए। उस जगह चुनने के बाद आप उसके चारों तरफ से मेड़ बना लीजिए, 1 या 2 इंच वाला एक मेड़ बना लीजिए, जिसके अंदर आप पॉलीथीन डाल सकते हैं या अगर सीमेंटेड फ्लो होगा तो कोई बात नहीं है, नहीं तो आप उसके नीचे प्लास्टिक बिछा के फिर जो आधा सड़ा हुआ खाद होता है जैसे गोबर खाद या फिर आधा सड़ा हुआ घास, ये सब कुछ जो फसल होती है वो उसको नीचे बिछाइए। उसके बाद उसके ऊपर है हम 40 केचुए मतलब पर स्क्वायर फीट इस हिसाब से कुछ केचुआ डालेंगे। उसके बाद जो दूसरा लेयर होता है वो होता है 8 से 10 इंच का
पहला लेयर जो 6 इंच का है, उसके बाद 8 से 10 इंच का लेयर जिसमें आपका घर का सब्जियों का छिलका, फिर कोई भी फ्रूट का छिलका और घर में जो भी जैविक पदार्थ है जो जिसका अपघटन हो सकता है घर से, जैसे आपका खाना बचा हुआ खाना, ये सब, इस सब को उसके ऊपर एक लेयर बना दीजिए जो होगा 8 से 10 इंच का। उसके बाद उसमें पानी का छिड़काव, तथा अगर आपके पास गोबर का अतिरिक्त होगा, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में आपका पास गोबर होगा, तो गोबर का 4 से 5 इंच का लेयर दीजिए। अगर आपके पास गोबर कम होगा तो आप 100 लीटर पानी में 10 केजी गोबर मिला के उसका घोल बना के उस पर छिड़किए। इसी तरह जो नेक्स्ट लेयर होगा जो होगा 4 से 5 इंच का, जिसमें सूखा पत्ती, पॉल या कोई भी आपके यहाँ पे घास, सूखा घास, इसका एक लेयर दीजिए और उसमें फिर पानी और गोबर का घोल या गोबर का छिड़काव कीजिए। इसी तरह आप उसको 1.5 से 2 फीट तक का उसका ऊंचाई रखिए और उसको उसके ऊपर से फिर केचुआ छोड़ दीजिए। जैसे इस 2x2 वाला अगर पिट होगा, मतलब 2x2 इंच का होगा, तो आप उसमें 2 केजी या 2000 केचुए छोड़ना चाहिए और उसको अच्छी तरह से फिर नमी उसका जो बनाए रखिए, जैसे 70 से 60% हर लेयर के बाद आप उसको पानी डाल के उसका नमी बनाए है और उसको ढक के छाया में रखिएगा। ये हो गया उसका बनाने का विधि और ये मतलब ये 50 से 60 दिनों में ये तैयार हो जाए। तो वर्मी कंपोस्ट अगर हमारे किसान भाई बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी है सावधानियां बरतनी भी पड़ती है। तो वो कौन कौन सी सावधानियां हैं हमारे किसान भाई बरतेंगे जब वो वर्मी कंपोस्ट बना रहे हों? जी, सबसे पहले वर्मी कंपोस्ट जैसे मैंने बनाया था, वर्मी कंपोस्ट को बनाने के लिए जो जगह चुनी जाती है वो होती है कि छाया और या हवादार, ये तो होना ज़रूरी है। उसी के साथ जो अब पदार्थ यूज़ करते हैं, जैविक पदार्थ होते हैं, वो ही यूज़ करना है जिस पदार्थ का अपघटन नहीं हो सकता है, जैसे कांच हो गया, लोहा हो गया या फिर प्लास्टिक, इनका उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और हमेशा जो वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट की नमी हमेशा बनाए रखिए, 60 से 70% उसको बनाए रखिए और उसको हमेशा ढक के रखिए। ढकने के लिए आप जूट बैग, गनी बैग्स का यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही फिर आपको उसका जो तापमान है वो 35 डिग्री से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। और जैसे कोई उसका कीट मतलब उनको खाने वाले कीटक होते हैं, जैसे चींटी और मेंढक, उनसे उनको बचाना है। और इसी तरह कोई भी रासायनिक खाद या रासायनिक पदार्थों का उपयोग बिल्कुल नहीं करना। अभी आप बता रही थी केचुआ जो है उनके ऊपर 2 से 3 जो है हज़ार तक के छोड़ेंगे, तो ये केचुआ जो हमारे किसान भाई हैं वो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, ये केचुआ आपको जहाँ पे जो भी पहला वाला कोई वर्मी कंपोस्टिंग करता होगा उसके पास भी, मतलब जब वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है तो उसमें से वो केचुआ हार्वेस्ट करता है। जैसे रामकृष्ण मिशन हुआ, ICR का इंस्टीट्यूट हुआ, BAU होगा, वहाँ पे आपको केचुआ प्राप्त हो जाएगा, तो वहाँ से आप केचुआ खरीद सकते हैं। और इस मतलब जो है इधर केचुआ की जो प्रजाति हम यूज़ करते हैं वर्मी कंपोस्ट के लिए, उसका नाम है इसिनिया फोर्टिलिया। जी, इसिनिया फोर्टिलिया जो है वो जो प्रजाति है जो है काफ़ी जो फ़ायदेमंद होती है अगर हम वर्मी कंपोस्ट बना रहे हो, तो वो हम कहाँ से मिलेगा? इसी वो रामकृष्ण मिशन से मिलेगा आपको, रामकृष्ण मिशन में मिलता है। और जो पहले कर रहे हैं, जो पहले से वर्मी कंपोस्टिंग बना रहे हैं, उनके पास भी आपको मिल जाएगा। जैसे है ना, एक बार वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है तो उसी में केचुआ मल्टीप्लाई होता है, अपना अंडा देता है और वो बढ़ता है। जैसे हमने 2000 डाला है तो जब हम हार्वेस्ट करेंगे वो लगभग 4000 हो गया होगा। 4000 हो गया तो जो हम अतिरिक्त है उसमें 4000 हम निकाल के फिर हम अपने दूसरे इसमें डाल सकते हैं या फिर हम उसको बेच भी सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने कितनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी। आशा करते हैं कि इस जानकारी से आप ज़रूर लाभ उठाएंगे। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हमारे विशेषज्ञ ने जो बताया कि किस तरीके से वर्मी कंपोस्ट तैयार करें, किन बातों का ख्याल रखें और इसकी विधि क्या है, इसकी भूमिका क्या है, उपयोगिता क्या है, ये कितना महत्वपूर्ण है। जाहिर सी बात है कि ये बहुत उपयोगी है। दोस्तों, हम आपसे आज्ञा लें उससे पहले नोट करें हमारा पता। हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक
दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। पता तो आपने नोट कर ही लिया है, लेकिन हमें खत लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। कृषि संबंधी किसी भी तरह की जानकारी लेनी हो या सुझाव देना हो, आप हमें खत लिखेंगे, तभी हम आपकी कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जोहार।